एफएनओ में ट्रेडिंग करना क्या गैम्बलिंग है? फिलहाल दिनों में जब से एसटीटी बढ़ाई गई है एफएनओ ट्रेडिंग पे काफ़ी चर्चा आम है। काफ़ी लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नहीं एसटीटी नहीं बढ़ाना चाहिए, मैं भी उसमें से एक हूँ। काफ़ी लोग इसको बोले कि नहीं बढ़ाना चाहिए और बढ़ा देना चाहिए एंड एफएनओ ट्रेडिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ये चर्चा काफ़ी समय से है, जब से ये डेटा आया कि भाई रिटेल पार्टिसिपेंट काफ़ी नुकसान कर रहे हैं, तब से ये चर्चा आम है कि लेट्स से एफएनओ ट्रेडिंग करना लाइक गैम्बलिंग है, लोग स्पेकुलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या वाकई एफएनओ ट्रेडिंग करना गैम्बलिंग है? इस पर अपने बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर एफएनओ ट्रेडिंग नहीं होता, लोग नहीं करते, तो अपना शेयर बाजार, अपना कैपिटल मार्केट कैसा होता? इसको जस्ट एक बार सोचेंगे कि अगर ये नहीं होता या लेट्स से आज अगर बंद हो जाता है एफएनओ ट्रेडिंग तो फिर क्या होगा। फिलहाल में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी हिंदी में क्या बोलते हैं, सट्टा। वाकई तो हर कोई एक प्रकार से एफएनओ ट्रेडिंग को इस तरह से देख रहा है कि वाकई गैम्बलिंग कर रहा है क्या। जिनको एफएनओ ट्रेडिंग का नॉलेज भी नहीं है, लेट्स से अपने लाइफ टाइम में कभी भी एफएनओ ट्रेडिंग किया नहीं है, लेट्स से फ्यूचर ऑप्शंस में कभी भी सौदा लिया नहीं है, उसको भी ऐसा लगता है कि लाइक गैम्बलिंग ही है। और आप अगर देखेंगे तो जो सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स है ना, अगर एफएनओ मार्केट नहीं होता ना तो वो भी सही से इन्वेस्ट नहीं कर पाते। सिर्फ एफएनओ मार्केट का होना ये नहीं कि लोग स्पेकुलेशंस करते, इसका और भी बहुत सारे मायने हैं और भी बहुत सारे कारणों से एग्जिस्ट करती है। उस पर अपना आज चर्चा करेंगे और आप लोग भी बताइएगा अपना मत। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि भाई रोल क्या है एफएनओ मार्केट का। अगर हम लोग बात करें कि भाई एफएनओ ट्रेडिंग जो लोग भी कर रहे हैं या एफएनओ मार्केट जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो क्यों कर रहा है एंड उसके कारण क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है मार्केट को भी, एंड अगर वो नहीं होता तो क्या होता, हमारी मार्केट्स कैसी होती। चलिए तो देखिए, सबसे पहला तो यह जो आया था एफएनओ, पहले फ्यूचर्स उसके बाद ऑप्शंस, ये एक रिस्क मैनेजमेंट का टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए आया था। कैसे रिस्क मैनेजमेंट? लेट से कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है और उसको लगता है कि शेयर प्राइस नीचे जाने वाला है, तो उसके पास कुछ ऐसे हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जिससे अपना वो लॉस प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई एक लंबे अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और बड़ा क्वांटिटी किया हुआ है, अब उसको पता है कि कुछ 1-2 सालों में या कुछ 1 मंथ में या 1 वीक में ऐसा कुछ इवेंट होने वाला है जिससे शेयर प्राइस नीचे आ सकती है, शेयर प्राइस में वॉलेटिलिटी हो सकती है, एंड वो शेयर से नहीं निकलना चाहता, वो सेल नहीं करना चाहता, वो कंपनी में इन्वेस्टेड ही रहना चाहता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा करेगी एंड उसका शेयर ऊपर जाएगा। बट शॉर्ट टर्म की जो वॉलेटिलिटी है उसके कारण उसको लॉस होगा एंड उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। अगर फ्यूचर ऑप्शंस नहीं होता तो जाहिर सी बात वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, शायद हो सकता है वो शेयर लेके निकल जाता, शेयर सेल करके निकल जाता। बट शेयर सेल करने से प्रॉब्लम क्या है कि अगर जो बड़ा इन्वेस्टर है, आज मान लीजिए कोई भी कंपनी में जो बड़ा इन्वेस्टर है, नॉन इन्वेस्टर है, अगर वो आज शेयर सेल करता है तो एक आम रिटेल पार्टिसिपेंट जो भी है या रिटेल इन्वेस्टर जो भी है बोल लीजिए, उसके पास क्या इंडिकेशन जाता है? उसके पास ये इंडिकेशन जाता है कि एक बड़ा इन्वेस्टर उस कंपनी का शेयर सेल कर रहा है एंड उसके कारण एक पैनिक क्रिएट होगा और सभी जो छोटे इन्वेस्टर वो भी निकलना चालू कर देंगे, वो भी सेल करना चालू कर देगा। तो सोचिए शेयर प्राइस किस तरह से गिरेगा, धड़ाम से गिर जाएगा। बट अगर बड़े इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क को हेज कर सकता है एफएनओ के जरिए, तो वो सेल नहीं करेगा एंड मार्केट स्टेबल रहेगा, वो शेयर प्राइस स्टेबल रहेगा। तो यह बहुत ही अच्छा एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है एंड ये नहीं होने से बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। नॉर्मल शेयर भी जो इक्विटी में लोग भी इन्वेस्ट करते हैं ना, वहां पे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ जाएगी। तो अभी जो आपने देखते हैं लार्ज कैप में 2-3% का लेट से मूवमेंट आता है, वह 10-12-15% का मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, और मिड एंड स्मॉल कैप की बात ही क्या होगी, आप समझ सकते हैं। तो एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम आता है और उसी के पर्पज के लिए लाया भी गया था। ठीक है, इसके बाद अपना एक पॉइंट है कि भाई ये प्राइस डिस्कवरी के लिए भी है। अब इसको समझते हैं कि प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या हुआ। लेट्स से इक्विटी प्राइस जो चल रहा है, शेयर प्राइस जो चल रहा है किसी भी शेयर का, वह एक्चुअल है कि नहीं, वह जस्टिफाइड है कि नहीं, यह कैसे पता चलेगा? मान लीजिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है और किसी भी कारण से उस कंपनी में कोई बैड न्यूज आया लेट से। अब सभी इन्वेस्टर ने डिसाइड किया कि भाई हम सेल नहीं करेंगे शेयर को, क्योंकि ये बैड न्यूज आया है, हम तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो हमको सेल नहीं करना है। और शेयर प्राइस जो होता है डिमांड सप्लाई के फोर्स से ही तय होता है, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट का प्राइस हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस हो, डिमांड सप्लाई से ही तय होता है। तो मान लीजिए कोई खराब एक कंपनी में न्यूज आया, उसकी वजह से शेयर प्राइस गिरना चाहिए था, तो अभी लेट से 500 पे कोई शेयर ट्रेड कर रहा है, किसी बैड न्यूज के कारण उसका शेयर प्राइस 400 होना चाहिए था, बट कोई जो भी इन्वेस्टर वो सेल ही नहीं कर रहा शेयर, तो प्राइस 400 नहीं आ पाएगा। बट अगर उसका एफएनओ में उस इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट का एफएनओ ट्रेड होता है, फ्यूचर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट उसके अवेलेबल है, तो वहां पे लोग पोजीशंस बनाएंगे एंड उसके कारण फ्यूचर्स में उसका प्राइस जो है 400 आ जाएगा, भले शेयर्स 500 पे कर रहा हो। ठीक है, तो कभी कभी आप देखेंगे कि जब कभी भी किसी कंपनी में बहुत ही खराब न्यूज आता है तो उसका जो फ्यूचर्स है वो डिस्काउंट पे ट्रेड करने लग जाता है। मतलब शेयर प्राइस, इक्विटी शेयर जो है उसका वो हाई रेट पे रहता है, हाई प्राइस पे रहता है, लेट्स से 500 पे है, बट फ्यूचर्स उसका 480 पे ट्रेड करने लग जाता है। ऐसा होता है जनरली, फ्यूचर्स प्रीमियम पे ट्रेड करता है, बट कभी कभी जब बैड न्यूज आता है तो सभी लोग फ्यूचर्स शॉर्ट करने लग जाते हैं कि भाई इसका शेयर प्राइस गिरेगा। तो उस कारण से
उसका प्राइस फ्यूचर्स मार्केट में नीचे आ जाता है एंड इक्विटी में ऊपर रहता है। तो एक्चुअल प्राइस जो है वो फ्यूचर डिसाइड करती है, एफएनओ के जरिए डिसाइड होता है। अगर ये होता ही नहीं, फ्यूचर्स सेगमेंट होता ही नहीं, तब उस शेयर्स का एक्चुअल प्राइस क्या है वो कभी पता लग ही नहीं पाता। तो प्राइस डिस्कवरी में बहुत ही ज्यादा रोल निभाती है एफएनओ सेगमेंट। एंड लोग समझते हैं कि लाइक गैम्बलिंग है। नहीं भाई, अगर वो नहीं रहेगा तो आप किसी भी शेयर का एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए वो आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो इन्वेस्टर अगर वो सेल ही नहीं किया तो प्राइस तो मूव करेगा नहीं। एंड इसी कारण से एफएनओ के जरिए उसका सही प्राइस निकाला जाता है और सही प्राइस मार्केट में ट्रेड होती है। ठीक है, अब आता है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मतलब बहुत बड़ा रोल है, इसको छोटा मत समझिए। प्राइस डिस्कवरी बहुत बड़ा फंक्शन है एफएनओ मार्केट के कारण वो हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है। लिक्विडिटी इनहांसमेंट, जाहिर सी बात है लिक्विडिटी इससे बढ़ती है, क्योंकि एफएनओ मार्केट में काफी लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं, अपने देखेंगे कि कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटेल पार्टिसिपेंट जो लॉस कर रहा है, जो एक प्रकार से समझ लीजिए आधा अधूरा नॉलेज लेके आ रहा है, सो मैं उसको इडियट ही बोलूंगा, ठीक है, बेवकूफी बोलूंगा, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेंट जिस नॉलेज के आधार पर आ रहा है वह स्पेकुलेशन ही कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है, वो जुआ ही खेलने आ रहा है। बट क्या पूरा एफएनओ मार्केट में जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसी माइंडसेट से आ रहे हैं? नहीं, एफएनओ मार्केट में बहुत लोग हेजिंग करने के लिए भी आ रहे हैं, मार्केट मेकर्स भी होते हैं, तो उस पर मैं जाऊंगा भी। तो लिक्विडिटी इसी कारण बढ़ती है, क्योंकि काफी लोग एफएनओ में पोजीशंस ले रहे हैं, उसके कारण इक्विटी में ले रहे हैं, कुछ लोग इक्विटी ऑप्शंस मिक्स करके ले रहे हैं, फ्यूचर्स ऑप्शन मिक्स करके ले रहे हैं, फ्यूचर्स इक्विटी ले रहे हैं। तो इस कारण से इक्विटी सेगमेंट में भी लिक्विडिटी बढ़ती है एफएनओ की वजह से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एफएनओ मार्केट में लिक्विडिटी है और इक्विटी में नहीं है। अगर आज एफएनओ सेगमेंट नहीं रहे तो इक्विटी मार्केट में भी लिक्विडिटी इतना नहीं रहेगा जितना आज है, तो इसके कारण लिक्विडिटी बढ़ती है। उसके बाद मार्केट की इफिशियंसी इसके कारण आती है मार्केट में। अपने से जो भी मान लीजिए इस तरह का मार्केट होता है जो इफिशिएंट मार्केट नहीं है, मतलब इफिशिएंट मार्केट नहीं है, मतलब वहां पे आप देखेंगे आस्क बिड का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। तो मान लीजिए कोई भी एक, लेट्स से पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात कर ले, जैसे इंडिया जैसा तो है नहीं, तो इंडिया का स्टॉक मार्केट काफी इफिशिएंट हो चुका है, बट पाकिस्तान का नहीं है। तो पाकिस्तान में अगर आज ट्रेडिंग होता हो, कुछ भी होता हो, कोई अगर आप देखते हैं उसको, तो वहां प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता होगा, ठीक है, एंड आस्क बिड में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता होगा। तो यहाँ की मार्केट इफिशियंट है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एफएनओ मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है। उसकी वजह से आपको मिस प्राइसिंग कहीं भी अगर दिखता है तो वो हट जाता है। आर्बिट्राइजर लोग बैठे होते हैं, वो मिस प्राइसिंग ढूंढते रहते हैं और आर्बिट्राइज कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे मार्केट मेकर से आस्क बिड कंटिन्यू कोट करते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो आपका बहुत सारा मिस प्राइसिंग हट जाता है डेरिवेटिव्स होने की वजह से, ठीक है, एंड प्राइस आपको सही दिखता है एंड लिक्विडिटी भी पर्याप्त रहती है। उसके बाद अपना लो कॉस्ट एक्सपोजर उसके कारण मिलता है अपना। जैसे आप सभी को पता है कि अगर हम इक्विटी मार्केट में कोई भी शेयर्स बाई करें तो हमें पूरे पैसे देने होंगे, बट एफएनओ में आपको सिर्फ मार्जिन मनी लगता है एंड उसके कारण काफी आप एक्सपोजर ले सकते हैं कमती कॉस्ट पे, ठीक है, एंड आप पोजीशंस को हेज कर सकते हैं, या अगर आप लेट्स से आपको लगता है अपसाइड जाएगा, डाउनसाइड जाएगा, तो फ्यूचर्स में ऑप्शन से पोजीशंस बना सकते हैं जो इक्विटी से बहुत कमती पैसे पे हो जाता है। तो एक आपका लोअर कॉस्ट एक्सपोजर भी आपको मिलता है, ठीक है, एंड इसी की वजह से यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रेडिंग वगैरह भी होता है। तो ये तो सारे प्लस पॉइंट थे एंड इसकी वजह से ही आपको एफएनओ में ट्रेडिंग करने का एक मौका है और एफएनओ मार्केट एग्जिस्ट करता है, इस तरह से हेल्प करता है। अगर हम लोग बात करें कि इसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन लगे, तो देखिए सबसे अगर देखिए जिसके लिए लाया गया था, हेजर्स के लिए लाया गया था, हेजिंग कर ले, तो उसका जो भी काउंटर पोजीशन है तो एफएनओ मार्केट के जरिए उस पोजीशन को वो हेज करते हैं अगर उसमें रिस्क दिखता है। तो जनरली क्या होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड्स है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स है, इसके पास इक्विटी में काफी ज्यादा एक्सपोजर होता है, ठीक है। सो जब कभी मार्केट लगता है कि डाउन साइड जाएगा, ठीक है, तो ये लोग लेट्स से पुट ऑप्शन बाय कर लिया, तो उसकी वजह से वो हेज कर सकते हैं या फ्यूचर्स के जरिए हेज कर लेते हैं, इस तरह से हेज करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझना होगा कि जैसे एक जो रिटेल पार्टिसिपेंट है, मान लीजिए ये जो इन्वेस्टर है, अब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो तो बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं एंड मार्केट के रिस्क को असेसमेंट करते रहते हैं, एंड जब कभी उन्हें लगता है कि यस नीचे जा सकती है तो उन्होंने लेट से पुट बाई करना शुरू किया। तो पुट बाई करने से क्या होता है, लेट से आईवी बढ़ती है, एंड जब आईवी बढ़ती है तो अपने को समझ में आता है कि कुछ रिस्क मार्केट में है, तो हम लोग को नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि हम लोग जैसे रिटेल पार्टिसिपेंट है, रिटेल इन्वेस्टर है, तो हम लोग हमारे पास ना उतनी बड़ी टीम है ना रिसोर्सेस है, तो बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या पोर्टफोलियो मैनेजर्स है, ये लोग प्रॉपर तरीके से रिस्क को एसेस करते हैं एंड अगर उनको दिखता है कि भाई रिस्क है तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए पुट ऑप्शन लेट से बाई करते हैं। इस वजह से आईवी बढ़ता है और उस बढ़ता हुआ आईवी को देख के हम लोग भी पता लगा सकते हैं कि इस मार्केट में कुछ रिस्क है, मार्केट हो सकता है नीचे जाने में, तो हम लोग सतर्क हो जाते हैं। हम लोग हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट और फर्दर फंड ऐड करना बंद कर देते हैं, या तो जो भी शेयर्स में इन्वेस्टेड है थोड़ा सा हम लोग प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर लेट से ये एफएनओ मार्केट नहीं होता तो ये इंडिकेशंस भी हमें नहीं मिल पाती, एंड ये भी एक रोल है एफएनओ मार्केट का, वरना आपको पता ही नहीं चलता कि मार्केट में एक्चुअल रिस्क कब आने वाला है। हो सकता है शेयर प्राइस नीचे जब चला जाता तब समझते कि वो गिर गया है, बट आईवी की वजह से हमें पता चल जाता है और आईवी एफएनओ मार्केट की वजह से ही पता चलता है कि आईवी बढ़ रही है गिर रही है, ठीक है। दूसरा, स्पेकुलेटर्स जो है, जो ट्रेडर्स है, उसका भी बड़ा रोल है। कैसे? देखिए एफएनओ मार्केट जब एग्जिस्ट कर रही है तो हेजर्स के लिए तो कर ही रही है, बट हेजर्स के भरोसे अगर रहे सिर्फ एफएनओ में जितना ट्रांजेक्शन सिर्फ हेजर्स कर सके उतना भर रहे, तो आप समझिए वहां लिक्विडिटी नहीं रहेगी, आस्क बिड का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हेजर्स भी सही से हेजिंग नहीं कर पाएगा, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, इंपैक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। स्पेकुलेटर्स लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है और मार्केट डायरेक्शन को बेट करके अपना मार्केट डायरेक्शन एक बार समझ के सोच समझ के ट्रेड भी ले रहा है, उसमें लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। बट अब इस स्पेकुलेटर्स में भी बहुत सारे हैं, रिटेल पार्टिसिपेंट है, बड़े बड़े ट्रेडर है, बड़े बड़े प्रॉप डेस्क है, तो रिटेल पार्टिसिपेंट ही लॉस कर रहे हैं,
बड़े बड़े प्रॉप डेस्क और जो इस तरह के ट्रेडिंग फर्म्स है, प्रॉप फर्म्स है, वह भी स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, बट कौन कितना रिस्क ले रहा है या किस तरह के ट्रेडर उस पर डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा रिस्क कौन लेते हैं? वही रिटेल पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो इन्हीं के कारण स्पेकुलेटर्स में रिटेल पार्टिसिपेंट एक छोटा सा हिस्सा है और इसी के कारण पूरा एफएनओ मार्केट बदनाम है। इन लोगों ने बदनाम कर छोड़ा है। ठीक है, इतने लॉसेस करके। भाई लॉस करे, घर पे बैठो, खत्म करो कहानी, फिर से मत ट्रेड करो, बट लॉस करेंगे फिर से आएंगे और सोशल मीडिया में रोना रोएंगे कि देखो लॉस हो गया। ठीक है, तो इन लोगों की वजह से एक्चुअली पूरा जो ये एपिसोड चल रहा है ना एफएनओ ट्रेडिंग गैम्बलिंग, सिर्फ इस पर्टिकुलर रिटेल स्पेकुलेटर्स लोगों की वजह से है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। एफएनओ मार्केट के बहुत फायदे हैं और बहुत लोग इससे पैसा ही बनाते हैं। अब आता है आर्बिट्राजर्स। तो आर्बिट्राजर्स कौन हो गए कि भाई वो देखते हैं कि कहीं कहीं मिस प्राइसिंग है क्या। तो स्पेकुलेटर तो थोड़ा सा रिस्क भी लेता है एंड उसके बदले वो रिवार्ड अर्न करता है। बस जो आर्बिट्राजर हुआ वो रिस्क फ्री रिटर्न चाहता है कि थोड़ा ही रिटर्न हो बट रिस्क फ्री हो। तो जनरली इंट्रा एक्सचेंज कुछ ऐसा मिल गया आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी तो कर लिया, फ्यूचर्स ऑप्शंस को मिक्स करके कुछ कर लिया। ठीक है, इक्विटी फ्यूचर्स को मिक्स करके कर लिया, एनएससी बीएससी पे कर लिया, लेट्स से एनएससी पे सेल, बीएससी पे बाई, जो भी प्राइसिंग अगर उसे दिख रहा है कि मिस प्राइसिंग हो रखा है तो इस तरह का। तो जहां वो वन साइडेड बेट नहीं ले रहा है, वो रिस्क नहीं ले रहा है, बट जो मिस प्राइसिंग है उसको, प्राइस के डिफरेंस को वो जस्ट एक प्रकार से अर्न करने की कोशिश करता है, रिटर्न कम होता है, रिस्क नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ये बड़ा अहम रोल है। ये भी जो मिस प्राइसिंग है ढूंढते रहते हैं डिफरेंट एल्गोज के जरिए ऑल दैट, तो उसके जरिए भी प्राइसिंग सही रहती है। ऐसा नहीं होता है कि एनएससी पे कुछ और रेट चल रहा है, बीएससी पे कुछ और रेट चल रहा है, एंड सही से आपके लिए लिक्विडिटी भी मिल जाती है और प्राइसिंग भी सही मिल जाती है। अब आता है मार्केट मेकर्स। ये क्या है मार्केट मेकर्स? अब ये समझिए पूरे एफएनओ मार्केट में या इक्विटी मार्केट में भी इनका बहुत रोल होता है। एक सुचारू रूप से मार्केट को इफिशिएंट बनाने में सबसे बड़ा रोल इन्हीं का है, मार्केट मेकर्स का। मान लीजिए अभी अभी कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई शेयर लिस्ट हुआ है एनएससी पे, तो आईपीओ में सभी ने पैसा लगाया होगा, आईपीओ अलॉट हो गया। अब जब आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो बायर दिख रहा है, सेलर नहीं, सेलर दिख रहा है, बायर नहीं। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे शेयर हो गए जिसको हम लोग बोलते हैं इलिक्विड शेयर्स। तो वहां पे आप देखेंगे कि भाई बायर बैठा है 200 बाई करने पर, सेलर बैठा है 300 पर सेल करने के लिए, तो 100 पॉइंट गैप है आस्क बिड में। तो ऐसे समय तो आप ट्रेड कर नहीं पाओगे। तो लेट से आप आईपीओ में पैसा लगा लिया, आईपीओ चला गया, लेट से 50% ऊपर खुला, आप चाहते हो मैं सेल कर दूं, तो सेल करने जाएंगे तो कोई बायर तो होना चाहिए, कोई बायर ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे समय पे तो आप सेल कर नहीं पाओगे। तो यहां पे आता है मार्केट मेकर्स का। मार्केट मेकर्स लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है, प्रत्येक समय पे आस्क बिड कोट करते रहता है, आस्क बिड्स डालते रहता है, और बहुत ही छोटे से, लेट से 100 बाई किया, 102 पे सेल किया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके छोटा 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 डिफरेंस पे या अर्न करते रहते हैं और कंटिन्यूअस आपको वहां पे बाई सेल की पोजीशंस दिखती रहती है। इनका बहुत बड़ा रोल है। सर शुरू में तो इसको लॉस हो जाता होगा, अगर कोई नया शेयर लिस्ट हुआ है या कोई नया इंस्ट्रूमेंट आया है उसमें तो लिक्विडिटी नहीं होगी, तो शुरू में तो इसको लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए एक्सचेंज इसको इंसेंटिव देती रहती है, आपको ऑलवेज प्राइस कोट करने के लिए, आस्क बिड देने के लिए इसको इंसेंटिव मिलता रहता है। एंड शुरू में इंसेंटिव मिलता है जिसकी वजह से लिक्विडिटी पर्याप्त रहती है। आप जब सेल करना चाहो सेल हो जाता है, जब बाई करना चाहो बाई हो जाता है। अगर ये ना रहे तो आप इक्विटी मार्केट में भी ठीक से ट्रेड नहीं कर पाएंगे, एफएनओ मार्केट का तो छोड़ दीजिए, एफएनओ में भी नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी मार्केट में ट्रेड करने के लिए लिक्विडिटी होना चाहिए। जैसे आज मान लीजिए निफ्टी में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, निफ्टी ऑप्शंस में, बट आप किसी स्टॉक के ऑप्शन में जाते हैं तो लिक्विडिटी नहीं मिलती है, या तो करंट मंथ का मिलती है, नेक्स्ट मंथ का नहीं मिलती है। बट निफ्टी में तो मिलती है, करंट वीक का, नेक्स्ट वीक का, करंट मंथ का, नेक्स्ट मंथ का कैसे मिलता है, बट इक्विटी में क्यों नहीं मिलता है? आप सोच के देखिए। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है जो हम लोग के लाइमलाइट में नहीं है। तो ये बड़े बड़े प्रॉप डेस्क एंड ऑल दैट, इनका ये काम होता है, इनको मार्केट मेकर्स बोला जाता है, और ये आस्क बिड डालते रहते हैं। ठीक है, तो इसके इनका भी एफएनओ मार्केट में बड़ा रोल होता है लिक्विडिटी के लिए भी, और इनसे लिक्विडिटी मिलती है। इसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स। जाहिर सी बात है, जो बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनी, एपीआई है, हेज फंड है, जो डेरिवेटिव का बहुत जोर का इस्तेमाल करते हैं हेजिंग के लिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बहुत सारे प्रॉप डेस्क है वो ट्रेडिंग डेफिनेटली डिफरेंट टाइप के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वगैरह बनाते रहते हैं। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है, ये भी एक पार्टिसिपेंट है एफएनओ मार्केट में, और ये स्मार्ट पार्टिसिपेंट्स है। एंड ये अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को हेजिंग के लिए या कुछ अपनी तरह का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लाते हैं जिस पे ट्रेड करते हैं एंड इस तरह से पैसा बनाते हैं। तो ये इनका सभी का एक रोल है एफएनओ मार्केट में। अब इतना अगर आपने देखा, सभी का आपने देखा, तो जो रिटेल पार्टिसिपेंट उसकी कैटेगरी में आता है, इसी में आता है। और स्पेकुलेशंस में भी बहुत, स्पेकुलेटर्स में भी बहुत सारे लोग हैं, रिटेल पार्टिसिपेंट है, प्रॉप डेस्क है, और भी बहुत सारे हैं। बट बदनाम कौन है? रिटेल पार्टिसिपेंट। क्यों? क्योंकि इनको ओवरनाइट राजा बनना होता है और जनरली बाई करते हैं काफी दूर ओटीएम का। और अभी आपने देखा होगा बजट के बाद बहुत सारा ऐसा आपके पास स्क्रीन शॉट हुआ है कि इतना कॉल इतना हो गया, इतना टाइम्स रिटर्न बन गया, वो कभी कभी बनता है और उसी कारण वो साल भर इस तरह का ट्रेड लेते हैं और साल भर नुकसान करते हैं। तो इन लोगों की वजह से ही बदनाम है, और इन्हीं के कारण एफएनओ ट्रेडिंग करने वालों को गैम्बलर बना दिया गया है। तो अगर हम लोग समझे कि ओवरऑल कैसे सपोर्ट करता है, तो अगर हम लोग देखें तो भाई
यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट टूल के तौर पे जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, पार्टिसिपेंट है, इन लोगों को बड़ा जोर से काम आता है। स्टेबल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर पाते हैं, शांति से कर पाते हैं। अगर लेट से इक्विटी में कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहा है और एफएनओ नहीं है लेट से, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा। आजकल आप देखते हैं कि लेट से जब कभी भी अगर लेट से बहुत ही बुरा न्यूज़ है, प्राइस एकदम गिरता नहीं है। अब मान लीजिए कभी भी कोई खराब न्यूज आए तो प्राइस तो ऐसे ही होना चाहिए ना कि लेट से ऐसे धूम-धड़ाम से गिर जाना चाहिए, बट कभी भी ऐसा नहीं होता है। थोड़ा नीचे जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, ऐसे करके गिरता है, कभी धड़ाम-धूम नहीं गिरता है। ठीक है, क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि एफएनओ मार्केट में कंटिन्यूस काउंटर ट्रेड होते जा रहे हैं, लोग हेज कर रहे हैं ऑल दैट। तो मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाया कि अगर कुछ भी बुरा न्यूज किसी भी शेयर्स के रिगार्डिंग आ जाए जोर से, तो सभी शेयर अगर सेल कर दे, जितने भी इन्वेस्टर शेयर सेल करना स्टार्ट कर दे, तो शेयर प्राइस जितना उस बैड न्यूज की वजह से नीचे गिरना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा गिर जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एफएनओ मार्केट की वजह से, क्योंकि लोग जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो फ्यूचर्स में काउंटर पोजीशन बना के हेज कर लेते हैं, एंड इसकी वजह से इक्विटी शेयर में जो शेयर है वो सेल नहीं करना पड़ता, एंड धड़ाम नहीं गिरता शेयर। ठीक है, तो ये है, मैंने बाकी सारा बताया कि भाई इसके कारण लिक्विडिटी बढ़ती है, इफिशिएंट होता है हमारा कैपिटल मार्केट। ठीक है, डिफरेंट चीज़ों के जरिए, और एक प्रकार से स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट या हेजिंग स्ट्रैटेजी हम लोग कर सकते हैं, और बड़े पैमाने पे हम मार्केट को इफिशिएंट बनाने में हेल्प करते हैं। अगर मान लीजिए कि आज के समय पे अगर लेट से एफएनओ एग्जिस्ट ही नहीं करे, मान लीजिए कि ऐसा हो कि कल से बंद हो जाए, ऐसा लेट से आया कि भाई एफएनओ ट्रेडिंग बंद आज से, तो क्या होगा? हेजिंग तो कोई कर ही नहीं पाएगा, तो हेजिंग की कहानी खत्म। अगर हेजिंग कोई कर नहीं पाएगा तो भाई इन्वेस्टमेंट करने के पहले 10 बार सोचेगा जो बड़ा इन्वेस्टर है कि भाई शेयर को बाई करेंगे, अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो मेरे पास हेजिंग के लिए फ्यूचर्स ऑप्शन नहीं है, तो सोच समझ के वो इन्वेस्ट करेगा। हो सकता है कि पूरा पैसा जितना लगाना चाहिए था उतना नहीं लगाएगा कैपिटल मार्केट में। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी होता है तो शेयर धूमधाम गिरेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि लेट से आप शेयर सेल करने जाओगे, जब मान लीजिए कुछ बुरा न्यूज आया और एफएनओ नहीं है, आप सेल करने जाओगे और सारी दुनिया को पता है इस कंपनी में कुछ खराब है, बाई वहां पे कौन करेगा? आपका काउंटर पोजीशन, आपके पास इन्वेस्टमेंट, आप सेल कर रहे हो, बाई कौन करेगा? तो 400 का 100 में आने में टाइम नहीं लगेगा। अगर शेयर 400 पे ट्रेड कर रहा है, कुछ बुरा न्यूज आया, सभी सेल करने जा रहा है, तो उसको 100 पे आने पे टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे मार्केट अपना ऐसा हो गया कि डेली लोअर सर्किट लग रहा है, डेली अपर सर्किट लग रहा है। कुछ अच्छा न्यूज आएगा तो अपर सर्किट, कुछ खराब न्यूज आया तो लोअर सर्किट, यही चलेगा। अपने जितने आराम से ट्रेड कर पाते हैं ना, वो नहीं कर पाएंगे। देखेंगे कोई ना कोई शेयर डेली अपर सर्किट लोअर सर्किट लगा रहा है, और अच्छे लार्ज कैप भी लोअर सर्किट अपर सर्किट में जा रहा है, ऐसा हो जाएगा हालत। तो फ्यूचर ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बोलने के पहले थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि जो लोग इन्वेस्टर लोग, सो कॉल्ड इन्वेस्टर लोग हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, एज भी उनका हो गया है, बट एफएनओ सेगमेंट को इतना क्रिटिसाइज करने का क्या मतलब हमको समझ में नहीं आता है कि भाई साहब आप एफएनओ को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो। अगर ये होता तो आप पीएमएस भी ठीक से नहीं चला पाते, आप म्यूचुअल फंड भी ठीक से नहीं चला पाते, अब जो भी सर्विस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कर पा रहे हो वो भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि भाई एफएनओ को क्रिटिसाइज मत कीजिए। यस, रेगुलेट करने की बात है, एडुकेट करने की बात है, वो जरूर होना चाहिए। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट कम जाएगा, पार्टिसिपेंट उसका कम जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास कुछ हेजिंग मैकेनिज्म ही नहीं है, तो मैं इतना बड़ा जो पैसा लगाऊंगा और इतना वोलेटाइल मार्केट में तो लोग नहीं लगाएंगे, तो भाई आपका पार्टिसिपेशन ऐसे ही कम जाओगे। आप जब शेयर किसी का बाई करने जाओगे तो देखोगे बाई करने का रेट कुछ और है, सेल करने का रेट कुछ और है, तो आपका इंपैक्ट कॉस्ट बहुत जोर का बढ़ जाएगा। मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, कैश सेगमेंट में भी, जैसे मैंने बताया अपर सर्किट लोअर सर्किट लगेगा, लिक्विडिटी नहीं रहेगी, प्राइस डिस्कवरी हो नहीं पाएगा सही से, शेयर प्राइस किस रेट पे होना चाहिए, किस पे ट्रेड करना चाहिए वो सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैंने जैसे एग्जांपल बताया, लेट से किसी भी शेयर में अगर बुरा न्यूज आया, कोई इन्वेस्टर सेल ही नहीं कर रहा शेयर को, तो उसका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए वो आएगा ही नहीं। बट फ्यूचर सेगमेंट अगर है, ऑप्शन सेगमेंट है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में उसका सही रेट ट्रेड करता रहेगा, भले इन्वेस्टर सेल नहीं करे। ठीक है, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी के जरिए मार्केट इफिशिएंट होती है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट जो कैपिटल मार्केट है ना, वो चलेगा नहीं ठीक से, सुचारू रूप से नहीं चलेगा। तो इसलिए एफएनओ का बहुत बड़ा रोल है, किसी को भी सोच समझ के इसको गैम्बलिंग बोलना चाहिए। एंड आई डोंट नो कि लेट से जो बड़े ओहदे पे बैठे रहते हैं उनको ये कौन बोलता है, क्योंकि सारा लाइफ टाइम में सीतारामन जी तो एफएनओ ट्रेडिंग नहीं किए होंगे, पर उनको उनका ये बोलना कि सट्टा है, तो जाहिर सी बात है कौन इनको बुलवा रहा है कि सट्टा है, उनका कितना नॉलेज है, शायद उन्होंने भी ट्रेडिंग नहीं किया होगा। ठीक है, दुर्भाग्य यही है कि जो इस तरह के बड़े बड़े ओहदे पे बैठते हैं ना, वो जाके वही लोग बैठ जाते हैं जो यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके जाते हैं, और धीरे धीरे एक समय के बाद बड़े ओहदे पे चले जाते हैं, जिनको ढेला भर का नॉलेज नहीं होता है एफएनओ मार्केट एंड ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को, और इस तरह के बयानबाजी करते हैं, तो उनको बचना चाहिए। बाकी आप लोग सभी जो लोग रिटेल पार्टिसिपेंट है, सोच समझ के ट्रेड कीजिए। और एसटीटी बढ़ने से सच मानिए सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ होगा? जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स है, जो मार्केट मेकर्स है। रिटेल पार्टिसिपेंट को क्या फर्क पड़ेगा? रिटेल पार्टिसिपेंट ट्रेडिंग किस तरह का करता है, उनको तो भाई 10 का 100 करना है, तो 10 में थोड़ा सा पैसा और ऐड हो जाएगा कॉस्ट के तौर पे, तो उनको क्या फर्क पड़ता है? तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। एसटीटी आप जितना बढ़ा दीजिए वो स्टिल ट्रेडिंग करेगा, उतना ही करेगा जितना हो रहा था, बट इसमें मारे जाएंगे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर मार्केट मेकर्स, एंड इनके वजह से लिक्विडिटी बहुत जोर का इंपैक्ट आएगा, एंड उसकी वजह से रिटेल पार्टिसिपेंट और ज्यादा नुकसान करेगा। तो मार्केट को इफिशिएंट और बनाने की जरूरत है, नए नए इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव लाने की जरूरत है रेगुलेटेड वे में सही तरह से, और बहुत जोर का जरूरी है कि जो भी रिटेल पार्टिसिपेंट है उसको एडुकेट किया जाए। मैंने इसे बताया कि भाई आप एक एग्जाम रख दो, वो मैंडेटरी कर दो कि अगर वो पास होगा, लेट्स से एनएसएम सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव का एग्जाम ही रख दो, अगर वो पास होगा तभी आपका डेरिवेटिव सेगमेंट एक्टिवेट होगा,
वरना आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। इतना भर कर देने से भी बहुत लोग सीख समझ के, सोच समझ के इसमें ट्रेड करेंगे और वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो जरूरत इसकी है, ना कि एसटीटी बढ़ाने की। धन्यवाद आप सभी को। एंड आपको इस वीडियो के जरिए काफ़ी नॉलेज मिला होगा। कमेंट कीजिएगा कि आप क्या सहमत है इससे कि एसटीटी बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, एंड आपका क्या राय है वो भी बताइएगा। आपका अगर कोई स्टोरी है कि एफएनओ ट्रेडिंग से रिगार्डिंग, लेट से आपने कभी किया है या आपके फ्रेंड सर्कल, आपके नोन सर्कल में, एंड उनका अगर लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, जरूर कमेंट करके बताइएगा।